नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी झा ऑफिशियल में। साथियों, पिछली कक्षा में हमने SCERT वर्ग 8 के इतिहास की पुस्तक के अध्याय 10 अतीत से वर्तमान के अंतर्गत अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव की चर्चा की थी। हमने देखा था कि किस तरह से अंग्रेज़ों के आने से शहरीकरण शुरू हुआ और जो पुराने शहर से उसका कुछ शहरों का पतन हुआ और कुछ नए नए शहरों का उदय हुआ। इसके अतिरिक्त हमने देखा कि शहरी जो केंद्र थे वो शासन सत्ता में परिवर्तन के साथ ही शहरी केंद्रों में भी परिवर्तन हुआ। ग्रामीण जीवन एवं शहरी जीवन के बीच अंतर को हमने समझा। 3 प्रेसिडेंसी शहर थी, जो मद्रास, कोलकाता और बम्बई, जो अंग्रेज़ों के आगमन के साथ ये शहर अस्तित्व में आया और शक्ति के केंद्र बने। फिर इसके बाद हमने देखा उजड़ते शहर, कुछ शहरों का जो कैसे पतन हुआ। जैसे बिहार के सेंस में बात करें तो मुंगेर, भागलपुर आदि शहरों जो अंग्रेज़ों के आने से उसकी स्थिति खराब हुई। 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई और रेलवे स्टेशन जो वो आयातित वस्तुओं का संग्रह एवं जो वस्तुएं बाहर से आती थी उसका वितरण केंद्र माना जाता था। इस तरह से हमने इन बिंदुओं को देखा था। अब आज का जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंतर्गत वह है प्रेसिडेंसी शहर की बसावट। आइए देखते हैं आप आज के अपने इस टॉपिक को। 18वीं सदी के मध्य तक कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तेजी से विशाल शहर बन गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने, वाणिज्यिक कार्यालय इन्हीं शहरों में बनाए। ये कारखाने कंपनी के व्यापारिक वस्तुओं के संग्रह के केंद्र के रूप में कार्य करते थे। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण इनकी किलेबंदी की जाती थी। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम और बम्बई में फोर्ट, ये इलाके ब्रिटिश आबादी के रूप में जाने जाते थे। यूरोपीय व्यापारियों से लेन देन करने वाले भारतीय व्यापारी, कारीगर और कामगार इन किलों के बाहर अलग इलाकों में रहते थे। इन इलाकों को व्हाइट टाउन, गोरा शहर और ब्लैक टाउन, काला शहर के नाम से संबोधित किया जाता था। तो साथियों, ये प्रेसिडेंसी शहर के बारे में बताया कि कैसे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद इन शहरों का विकास हुआ। ये वाणिज्यिक कार्यालय यहाँ खुले, कारखाने जहाँ पर वस्तुओं के संग्रह केंद्र के रूप में कार्य करने लगे ये शहर। व्यापारी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण इसकी किलेबंदी की गई ताकि वो सुरक्षित रहे। और जो 3 मुख्य रूप से, जो मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम के किले थे, कलकत्ता में फोर्ट विलियम और बम्बई में फोर्ट, ये ब्रिटिश आबादी के रूप में ये किले जाने जाते थे, ये क्षेत्र। और वहाँ पर शहरों का जो क्लासिफिकेशन 2 भाग में किया गया था। 2 तरह के शहर थे। एक था वाइट टाउन यानी गोरा शहर, अंग्रेज़ों का शहर, और किले के बाहर जो कारीगर, व्यापारी, कामगार इत्यादि रहते थे भारतीय, वो ब्लैक टाउन अर्थात काला शहर के नाम से इन्हें संबोधित किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। औपनिवेशिक शहर मध्यकालीन शहर से किस प्रकार भिन्न थे, कक्षा में चर्चा करने के लिए कह रहा है। शहरी जीवन और सामाजिक परिवेश। शहरों में संपन्नता एवं गरीबी दोनों साथ साथ दिखाई देते थे। जिंदगी हमेशा दौड़ती भागती सी दिखाई देती थी। टाउन हॉल, सार्वजनिक पार्क, रंगशालाओं और सिनेमा घरों जैसे सार्वजनिक स्थानों के बनाने से शहरों में लोगों को मिलने जुलने की नई जगह और अवसर मिलने लगे थे। सभी वर्ग के लोग शहरों में आने लगे। क्लर्कों, शिक्षकों, वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों की मांग बढ़ती जा रही थी। फलस्वरूप शहरों में मध्य वर्ग के लोगों की संख्या बढ़ती गई। स्कूल, कॉलेज और पुस्तकालय जैसे नए शिक्षण संस्थानों के खुलने से उनके बीच नए विचारों का प्रसार हुआ। शिक्षित होने के नाते वे समाज और सरकार के बारे में अखबारों, पत्रिकाओं और सार्वजनिक सभाओं में अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। बहस और चर्चा का एक नया सार्वजनिक दायरा पैदा हुआ। अब शहरों में एक ही साथ गरीब अमीर दोनों रहते थे। शहरों में कुछ सार्वजनिक जगह बनाए गए, टाउन हॉल, सार्वजनिक पार्क, रंगशालाएं, सिनेमा घर। यह स्थान ऐसे होते थे कि जहाँ पर लोग अक्सर मिलते जुलते थे। सभी वर्ग के लोग गांव से शहरों की तरफ रुख करने लगे, जिसमें क्लर्कों, शिक्षकों, वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों की मांग बढ़ती गई।
अब ये मध्य वर्ग के लोगों की संख्या शहरों में बढ़ती चली गई। स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय जैसे शिक्षण संस्थान खुलने लगे। अब वहाँ पर जो नए नए विचारों का प्रसार हुआ। अब जैसे शिक्षित वर्ग थे, वहाँ शिक्षित होने के नाते हुए समाज और सरकार के बारे में अखबारों, पत्रिकाओं और सार्वजनिक सभाओं में अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। बहस और चर्चा का एक नया दौर शुरू हुआ। शहरों में महिलाओं के लिए भी नए अवसर थे। घर की चार दीवारी से बाहर सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की उपस्थिति बढ़ने लगी। वे शिक्षिका, रंगकर्मी, फिल्म कलाकार, फैक्ट्री मजदूर, नौकरानी के रूप में शहर के नए व्यवसायों में दाखिल होने लगी। अब शहर का वातावरण महिलाओं के लिए भी थोड़ा गांव के अपेक्षाकृत नए अवसर लेकर आया। वे शिक्षिका, रंगकर्मी, फिल्म कलाकार इत्यादि, फैक्ट्री में मजदूर इत्यादि के रूप में व्यवसाय में दाखिल होने लगी। शहरों में मेहनतकश गरीबों एवं कामगारों का एक नया वर्ग उभर रहा था। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब रोजगार की तलाश में शहरों की ओर आ रहे थे। मजदूर वर्ग के लोग अपने यूरोपीय और भारतीय मालिकों के लिए खानसामा, भोजन बनाने वाले, गाड़ीवान, चौकीदार, निर्माण मजदूर के रूप में विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराते थे। वे शहर के विभिन्न इलाकों में कच्ची झोपड़ियों में रहते थे। अब जो गांव के मेहनत कश वर्ग के लोग थे, वो भी शहर की तरफ रुख किया। ग्रामीण क्षेत्र के लोग रोजगार की तलाश में शहरों में आए और वो मजदूर वर्ग के लोग अपने और यूरोपीय दोनों, भारतीय और यूरोपीय दोनों के लिए खानसामा भोजन बनाने वालों के लिए उपयोग किया जाता है। ये सब गाड़ीवान, चौकीदार, निर्माण मजदूर के रूप में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने लगे। उन लोगों का निवास स्थान कच्ची झोपड़ियां हुआ करता था शहरों में। अब अतीत के आईने में भागलपुर शहर। अब भागलपुर शहर, जो आप जानते हैं कि बिहार का एक, अभी वर्तमान में भी एक प्रसिद्ध शहर माना जाता है, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। बिहार के भागलपुर शहर का अस्तित्व गंगा नदी के दक्षिण किनारे पर लगभग 3000 साल से कायम है। इसकी पहचान हमेशा से एक व्यावसायिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में रही। प्राचीन काल में शहर का अस्तित्व एक उपनगर के रूप में था, जो अंग देश की राजधानी चंपा से सटा था। लेकिन समय का तकाजा देखिए, अब चंपा ही उपनगर बनकर चंपा नगर हो गई और भागलपुर ही शहर का मुख्य केंद्र बन चुका है। तो भागलपुर शहर गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर है। 3000 वर्ष से इसका अस्तित्व कायम है। ये व्यावसायिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में हमेशा चर्चा में रहा है। प्राचीन काल में इस शहर का अस्तित्व एक उपनगर में था, यानी उपनगर के रूप में था, जो अंग देश की राजधानी चंपा से सटा था। अंग देश, अगर आप जनपद काल, महाजनपद काल में देखेंगे तो एक अंग महाजनपद भी था जिसकी राजधानी चंपा थी, और चंपा से सटे होने के कारण भागलपुर का अस्तित्व था। लेकिन वर्तमान में देखिए कि चंपा ही उपनगर बन गई है। जो पहले अंग देश की राजधानी थी, वो चंपा नगर उपनगर हो गई है और भागलपुर शहर मुख्य केंद्र बन चुका है। 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य इस शहर पर मुसलमानों का शासन था। इस दौर में भागलपुर शहर सूफी संस्कृति का अहम केंद्र हुआ करता था। यहाँ दर्जनों मस्जिद, दरगाह, मजार, खानकाह, ईदगाह और इमाम बाड़े थे। आधुनिक भागलपुर शहर में घूमने पर इन केंद्रों के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। और मध्यकाल में 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक यहाँ पर मुसलमानों का शासन था और इसके निशान आज भी वहाँ पर मिलते हैं। बहुत मस्जिद, दरगाह, मजार, खानकाह, ईदगाह इत्यादि आज भी अवशेष के रूप में, और कुछ जो यथावत भी देखने को आपको मिलेंगे। अब कुछ यहाँ है मस्जिद। तो मस्जिद मुसलमान समुदाय का उपासना स्थल है, आप सभी जानते हैं। मजार किसी श्रेष्ठ व्यक्ति या संत की कब्र अर्थात दफन करने का स्थान। मकबरा कब्र या मजार पर बनाई गई भव्य इमारत मकबरा है। खनकाह सूफी संतों के धार्मिक केंद्र को खनकाह कहा जाता है। ईदगाह मुसलमानों के ईद की नमाज पढ़ने के लिए विशेष स्थल जो सामान्यतः खुले मैदान के रूप में होता है, ईदगाह कहलाता है। इमाम बाड़ा शिया मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थल जहां मुहर्रम में शोक सभा मजलिस का आयोजन होता है, ये इमाम बाड़ा कहलाता है। इमाम बाड़ा शिया मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ है, धार्मिक स्थल है, और मुहर्रम में जिस स्थान पर शोक सभा आयोजित की जाती है, जिसको मजलिस कहा जाता है, वही जगह इमाम बाड़ा कहलाता है। घने मोहल्ले और दर्जनों बाजार से घिरा भागलपुर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक शहरी केंद्र था। शायरी एवं नृत्य संगीत आमतौर पर मनोरंजन के साधन थे। इस शहर में ऐशो आराम सिर्फ कुछ अमीर लोगों के हिस्से में आते थे। अमीर और गरीब के बीच फासला बहुत गहरा था। इन तस्वीर में कुछ भागलपुर की झलकियां दिखाई गई है।
शाह जंगी का मकबरा है। मौलाना चक की मस्जिद पहले तस्वीर में दिखाया गया है, दूसरा में शाह जंगी की मकबरा को दिखाया गया है। आप सब इसका अवलोकन करें। औपनिवेशिक काल में भागलपुर शहर। अब भारत में जब ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ तो अब भागलपुर शहर की क्या स्थिति थी, इसको जानते हैं। हम औपनिवेशिक शहरों के बारे में पीछे अध्ययन कर चुके हैं। भागलपुर शहर के हालात दूसरे औपनिवेशिक शहरों से काफ़ी अलग थे। यह शहर परंपरागत भारतीय शहरों जैसा था। यह शहर 3 कस्बों चंपा, भागलपुर और बरारी को मिलाकर विकसित हुआ था। जब भागलपुर नगर पालिका की स्थापना हुई तो पहले 2 कस्बे चंपा और भागलपुर इसमें शामिल किए गए थे। बाद में बरारी भी सम्मिलित हुआ और आज तीनों कस्बे भागलपुर नगर पालिका के अंतर्गत है। शहर के बीच से गुजरने वाली आड़ी टेढ़ी संकरी गलियों में अलग अलग जाति, धर्म, भाषा और पेशे के लोगों के मोहल्ले थे। अलग अलग समय में विविध प्रकार के आर्थिक कार्य करने वाले कई समुदाय भागलपुर शहर में आए और यहीं बस गए। साथियों, आप देख सकते हैं कि भागलपुर शहर जो औपनिवेशिक काल में अगर देखेंगे कि दूसरे शहरों से इसका जो स्थिति थोड़ी भिन्न है। यह शहर परंपरागत भारतीय शहरों जैसा था, हालात दूसरे शहरों से थोड़ा भिन्न था। और ये 3 कस्बा चंपा, भागलपुर और बरारी को मिलाकर विकसित हुआ था। भागलपुर नगर पालिका की स्थापना जब हुई थी उस समय 2 ही मुख्य शहर थे, चंपा और भागलपुर। बाद में बरारी को भी इसमें सम्मिलित किया गया और तीनों अब भागलपुर नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं। यानी तीनों शहर अब भागलपुर नगर पालिका के अंतर्गत तीनों कस्बा चंपा, भागलपुर और बरारी को मिलाकर अब भागलपुर नगर पालिका के अंतर्गत ये तीनों मुख्य कस्बा मिलकर भागलपुर शहर के रूप में जाने जाते हैं। शहर के बीच से गुजरने वाली आड़ी टेढ़ी संकरी गलियों में अलग जाति, धर्म, भाषा, पेशे के लोग रहते थे। अलग अलग मोहल्ला था और अलग अलग समय में विविध प्रकार के आर्थिक कार्य करने वाले समुदाय भागलपुर में आकर बस गए और यहीं रह गए। 19वीं सदी में आधुनिक शिक्षा के प्रसार, भू राजस्व व्यवस्था व व्यवसायों के नए अवसर का नतीजा यह हुआ कि भागलपुर शहर में बांग्ला भाषी और मारवाड़ी समुदाय का आगमन हुआ। शहर की आबादी बढ़ गई, रोजगार बदल गए और शहर की संस्कृति बिल्कुल भिन्न हो गई। भोजन, पहनावे, कला और साहित्य के हर क्षेत्र में मुख्य रूप से उर्दू फारसी पर आधारित शहरी संस्कृति नई रुचियों के नीचे दब गई। अब 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, नई शिक्षा का प्रसार हुआ, आधुनिक शिक्षा का, भू राजस्व की नई नई व्यवस्थाएं आई। नतीजा ये हुआ कि अब भागलपुर में बांग्ला भाषी और मारवाड़ी समुदाय का आगमन हुआ। शहर की आबादी बढ़ गई, रोजगार बदल गए, संस्कृति में भी थोड़ी भिन्नता आ गई। भोजन, पहनावे, कला, साहित्य हर क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। अब उर्दू फारसी पर जो आधारित पहले की संस्कृति थी, अब वो नई संस्कृति के नीचे उर्दू फारसी आधारित संस्कृति नीचे दब गई। कब? 19वीं शताब्दी में। शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज के प्रयास का लाभ सबसे पहले यहाँ के बांग्ला जनों ने उठाया। देखते देखते एक समय ऐसा भी आया जब शहर में बंगाल से आए डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, क्लर्क, शिक्षक, लेखक अधिकतर बंगाली ही हुआ करते थे। भागलपुर शहर का बूढ़नाथ, मंसूरगंज, आदमपुर, खंजरपुर का इलाका मुख्य रूप से बांग्ला भाषियों से पटा था। ये बांग्ला भद्रजन अपनी संस्कृति और साहित्य की छाप लेकर शहर में आए और बांग्ला परिवेश का निर्माण किया। अब शिक्षा के क्षेत्र में आप सभी जानते हैं कि भारत में ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का जो पहला केंद्र बंगाल ही था। तो बांग्ला जन जो भागलपुर में आए तो उन पर अंग्रेजी शिक्षा का पहले से प्रभाव था, इसलिए उन्होंने खूब लाभ उठाया। वहाँ से जो लोग आए उसी में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, क्लर्क, शिक्षक, लेखक अधिकतर बंगाली हो गए। भागलपुर शहर का जो मोहल्ला था, बूढ़नाथ, मंसूरगंज, आदमपुर, खंजर का इलाका बांग्ला भाषियों से पटा हुआ था और ये बांग्ला भद्रजन अपनी संस्कृति और साहित्य की छाप लेकर शहर में आए और बांग्ला परिवेश का निर्माण कर दिया। अर्थात भागलपुर में इन मोहल्लों में अब एक अलग ही परिवेश बन गया जो पूर्णतः बंगाली परिवेश था। 19वीं सदी के मध्य में व्यापारिक लाभ के उद्देश्य से मारवाड़ी, अग्रवाल, जायसवाल, बनिया आदि जातियां एक ताकतवर व्यावसायिक समूह के रूप में शहर में उपस्थित हुए। ये व्यापारी एजेंट, बैंकर और महाजन होते थे और शहर के व्यवसाय पर इनका नियंत्रण था। मारवाड़ी टोला खलीफाबाग, सूजागंज में मारवाड़ी, नया बाजार में अग्रवाल तथा मसूरगंज मोहल्ले में जायसवाल लोग निवास करते थे। अब 19वीं शताब्दी के मध्य की बात कर रही है, उसमें व्यापारिक लाभ के उद्देश्य से मारवाड़ी, अग्रवाल, जायसवाल, बनिया आदि व्यावसायिक समूह के रूप में उपस्थित हुए। ये लोग व्यापारिक
व्यापारी, एजेंट, बैंकर, महाजन इत्यादि के रूप में वहाँ होते थे। व्यवसाय पर इनका नियंत्रण था। मारवाड़ी टोला खलीफाबाग, सुजागंज में मारवाड़ी, नया बाजार में अग्रवाल तथा मसूरगंज मोहल्ले में जायसवाल लोग निवास करते थे। ब्राह्मण और कायस्थ स्थानीय ग्रामीण जातियां थी जो अंग्रेज शिक्षा का लाभ उठाकर सरकारी पदों पर काबिज हुए। ये लोग शहर के मुदीचक एवं खंजरपुर इलाकों में अपना बसेरा बनाया। कुछ ब्राह्मणों एवं कायस्थों का संबंध जमींदार परिवारों से भी था। अब जब वहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ तो समाज के जो शिक्षित वर्ग थे उस समय ब्राह्मण और कायस्थ इत्यादि ने इसका लाभ उठाया। सरकारी पदों पर ये लोग काबिज हुए। मुदीचक खंजरपुर इलाके में इन लोगों ने अपना बसेरा बनाया। कुछ ब्राह्मण एवं कायस्थ का संबंध जमींदार परिवार से भी था। शहर का दक्षिणी पश्चिमी इलाका ततारपुर, कबीरपुर, मौलाना चक, शाहजंगी, हबीबपुर, हुसैनाबाद आदि मोहल्ले में मुस्लिम व्यापारी, कारीगर, बुनकर, मजदूर रहते थे। अनेक मुस्लिम परिवारों का संबंध सूफी संतों के साथ था जो पीढ़ी दर पीढ़ी वर्षों से इस शहर में निवास करते थे। कुछ मोहल्ला यहाँ बताया गया है: ततारपुर, कबीरपुर, मौलाना चक, शाहजंगी, हबीबपुर, हुसैनाबाद। ये मुस्लिम व्यापारी से संबंधित थे और ये लोग सूफी संतों के साथ अपने आप को जोड़ते थे पीढ़ी दर पीढ़ी और वहाँ पर निवास करते थे। भागलपुर शहर का नाथनगर और चंपानगर मोहल्ले में परंपरागत व्यवसाय में विशिष्टता प्राप्त मुस्लिम जुलाहे और हिंदू तांती जाति के बुनकर रहते थे। ये रेशमी कपड़े और धागे तैयार करने का काम करते थे। आप सभी जानते हैं कि भागलपुर रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है और भागलपुर में जो शहर है वो नाथनगर और चंपानगर, वहाँ पर विशिष्टता प्राप्त दक्ष मुस्लिम जुलाहे और हिंदू में तांती जाति के लोग जो बुनकर थे वो वहाँ रहते थे और रेशमी कपड़े तैयार करते थे। 1862 में रेलवे की शुरुआत और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना ने शहर की काया पलट कर दी। बहुसंख्यक लोग रोजगार, व्यवसाय, शिक्षा और अन्य सुविधाओं की उम्मीद में शहर की तरफ आ रहे थे। जैसे भागलपुर की आबादी बढ़ने लगी, बरारी में नए लोगों ने बसना शुरू किया। रोजगार की तलाश में ग्रामीण इलाकों से आए मेहनतकश गरीब और कामगारों का एक नया वर्ग उभरा जो बरारी कस्बे में गंगा नदी के किनारे काली घाट स्थित मायागंज इलाके की कच्ची झोपड़ियों में रहने लगे। अब रेलवे की शुरुआत भागलपुर में कब होती है? 1862 में, याद रखिए। बहुसंख्यक लोग रोजगार की तलाश में अब भागलपुर की तरफ रुख किए, शहर की तरफ आने लगे। भागलपुर की आबादी बढ़ने लगी। बरारी में ये नए लोग जो आ रहे थे वो बरारी में बसना शुरू किया जो एक कस्बा है भागलपुर की। रोजगार की तलाश में वो लोग गांव से आए हुए थे और वहाँ पर गरीब और कामगारों का अब एक नया वर्ग उभरा जो गंगा नदी के किनारे बरारी कस्बे में काली घाट स्थित मायागंज इलाके में कच्ची झोपड़ियों में रहने लगे। ये दिखाया गया है इन तस्वीरों में, आप देख सकते हैं। मायागंज इलाकों में गरीबों की झोपड़पट्टी को दिखाया गया है। अब महाशय ड्योढ़ी बॉक्स में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको देखते हैं। इस विशाल इमारत का निर्माण 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में भागलपुर शहर के स्थानीय जमींदार महाशय वंश के परेशनाथ घोष ने गंगा नदी के किनारे चौकी नियामतपुर चंपानगर में अपने निवास स्थान के लिए करवाया था। महाशय वंश के परिवार के सदस्य मुगल काल से भागलपुर परगना नामक प्रशासनिक इकाई में कानूनगो के पद पर कार्य करते आ रहे थे। जब 1765 में अंग्रेज ने मुगल बादशाह से दीवानी का अधिकार प्राप्त किया तब इस परिवार के लोग भागलपुर परगना में दीवान के पद पर नियुक्त हुए। बाद में भागलपुर के जिला कलेक्टर मिस्टर चेयरमैन ने परेशनाथ घोष को सुजानगर टंपा की जमींदारी की सनद आदेश प्रदान की। तो ये महाशय ड्योढ़ी है, एक परिवार है। परेशनाथ घोष थे जो गंगा नदी के किनारे चौकी नियामतपुर चंपानगर में अपने निवास स्थान बनवाया था। यही ड्योढ़ी है, इसी को दिखाया गया है। ये जो मुगल काल में भागलपुर परगना के जो कानूनगो के पद पर कार्य करते रहे थे। 1765 में जब मुगल बादशाह से दीवानी प्राप्त हो गई अंग्रेजों को, तब भी इन लोगों को बाद में जो है ना भागलपुर जिला के कलेक्टर मिस्टर चेयरमैन ने उन लोगों को सुजानगर टंपा की जमींदारी के आदेश प्रदान किए। ब्रिटिश शासन की भू राजस्व नीति के परिणाम स्वरूप अनेक जमींदार परिवारों का आगमन शहर में हुआ। दरअसल इनकी जमींदारी का क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में हुआ करता था, लेकिन ये लोग शहर के विभिन्न इलाकों में निवास करते थे।
महाशय वंश, बनेली, बरारी, अरुआरी जैसे बड़े बड़े जमींदार के साथ छोटे छोटे जमींदार भी शहर में मौजूद थे। इनकी जमींदारी का क्षेत्र भागलपुर, मुंगेर, बांका, नवगछिया, पूर्णिया आदि में था। शहर में मंदिरों, शिक्षण संस्थानों, चिकित्सालयों, अनाथालय एवं परोपकारी कार्यों को संरक्षण प्रदान करने से इन लोगों का वहाँ के समाज में उनकी शक्तिशाली स्थिति स्थापित होती थी। अब जब ब्रिटिश शासन की भू राजस्व नीति का ये परिणाम हुआ कि जमींदार परिवारों का शहर में आगमन हो गया, क्योंकि जमींदारों की बहुत सारे जमींदारी छीनी गई, परिवर्तन के कारण अब उन लोगों का शहर की तरफ आगमन हुआ। लेकिन इनकी जमींदारी का क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में हुआ करता था और ये लोग शहर में निवास करते थे। महाशय वंश, बनेली, बरारी, अरुआरी ये सब बड़े बड़े जमींदार थे, उनके साथ छोटे छोटे जमींदार भी शहर में मौजूद थे। इनकी जमींदारी का क्षेत्र भागलपुर, मुंगेर, बांका, नवगछिया, पूर्णिया आदि में था। शहर में मंदिरों, शिक्षण संस्थानों, चिकित्सालयों, अनाथालयों एवं परोपकारी कार्यों को संरक्षण प्रदान करने से इन लोगों का वहाँ के समाज में शक्तिशाली स्थिति स्थापित होती थी। अब ये लोग समाज में परोपकार का काम भी करते थे, इसलिए समाज में इनका पकड़ था। इस प्रकार नई कस्बों को मिलाकर भागलपुर शहर दूर तक फैली अल्पसंख्यक आबादी वाला शहर बन गया और भागलपुर के इर्द गिर्द स्थित कस्बे इसके नए उपशाही इलाके बने। अब भागलपुर औपनिवेशिक शहर से भिन्न एक परंपरागत शहर था, कैसे, इसकी चर्चा करने के लिए कहा गया। तो साथियों, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को यहीं रोक दूँ। जो शेष टॉपिक है उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा उत्साहवर्धन करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।